वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नर्सेज स्टडी पॉइंट। तो आज हम पढ़ेंगे ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है, ओसीडी। तो अपने पास दो टर्म्स हैं, एक है ऑब्सेसिव और एक है कंपल्सिव, ठीक है। तो ऑब्सेसिव का मतलब होता है थॉट्स और कंपल्सिव का मतलब होता है कि जो एक्टिविटी, ठीक है। तो ऑब्सेसिव थॉट्स यानी थॉट्स कैसे होंगे, थॉट्स तो बहुत प्रकार के होते हैं। तो ऑब्सेसिव यानी थॉट्स होता है। अब थॉट्स में भी हमको इरेशनल और रिपीटेटिव मैनर में पर्पजलेस या फिर सेंसलेस थॉट्स आएंगे, ठीक है। रिपीटेटिव मैनर में पर्पजलेस एंड सेंसलेस थॉट्स आएंगे, वो कहलाएंगे अपने पास ऑब्सेसिव। मतलब उनका कोई रेशनल नहीं होगा, वो कोई किसी रेशनल या किसी काम के नहीं होंगे। और जब जो थॉट्स आएंगे वो रिपीटेटिव मैनर में सेंसलेस और पर्पजलेस थॉट्स आएंगे। उन पर्पजलेस और सेंसलेस थॉट्स के अकॉर्डिंग हम एक्टिविटी करेंगे। ओसीडी का जो पर्सन है उसके अनुसार वो एक्टिविटी करेगा, वो एक्टिविटी कहलाएगी कंपल्सिव, ठीक है। तो कंपल्सिव का मतलब, ऑब्सेसिव का मतलब हुआ अपने पास थॉट्स, ऑब्सेसिव का मतलब हुआ थॉट्स, और इधर कंपल्सिव का मतलब हुआ एक्ट या एक्टिविटी, ठीक है। तो इसको ओसीडी भी बोला जा सकता है, ठीक है। अब देखो कि ओसीडी, मैंने आपको पता है कि ओसीडी जो होती है वो ओसीडी होती है, वो क्या होता है कि एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर होता है और मोस्ट कॉमन एंजाइटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। ऑब्सेसिव, ये जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, और इसमें जो मेल और फीमेल से जो मोस्टली अफेक्टेड इक्वली होती हैं। तो देखो, ओसीडी इज ए न्यूरोटिक डिसऑर्डर, इट इंटरफेयर विद इंडिविजुअल एबिलिटी एंड फंक्शंस। जो ओसीडी होती है, ओसीडी क्या, इसमें क्या होता है कि जो ओसीडी होती है, जो आदमी की जो पर्सन्स है, पेशेंट है, उसके जो नॉर्मल डेली की एक्टिविटी जो फंक्शन है, उन फंक्शनों को डिस्टर्बेंस कर देता है, इंटरफेयर करता है। क्योंकि नॉर्मल अपनी जो डेली रूटीन लाइफ का जो एक्टिविटी होती है उनको डिस्टर्ब करता है। उसके जो फंक्शंस होते हैं, डेली के नॉर्मल जो फंक्शंस होते हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं। कैसे डिस्टर्ब करेगी? क्योंकि जब आपको रिपीटेटिव मैनर में सेंसलेस पर्पजलेस आपके जब थॉट्स आएंगे तो आप सेंसलेस पर्पजलेस ही एक्टिविटी करोगे, और जब सेंसलेस पर्पजलेस एक्टिविटी करोगे तो आपकी जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो फंक्शंस से डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है कि इंटरफेयर ऑफ फंक्शंस, एबिलिटी फंक्शंस में इंटरफेयर करता है। न्यूरोटिक, मोस्ट कॉमन न्यूरोटिक डिसऑर्डर होता है। ऑब्सेशन, परसिस्टेंट एंड रिकरेंट आइडिया एंड इम्पल्सन। मतलब जो ऑब्सेशन होता है उसमें परसिस्टेंट रिकरेंट आइडियाज, मैंने आपको बताया रिपीटेटिव मैनर में रिकरेंट आइडियाज आएंगे, इम्पल्स आएंगे, जैसे थॉट्स है, आइडियाज हैं, और ये सारे आएंगे, ठीक है। तो वो कहलाएगा ऑब्सेशन, ठीक है। उसके बाद है कंपल्सन। कंपल्सन आर रिपीटेटिव स्टीरियोटाइप एक्ट, यानी जो कंपल्सन, अब यही बात मैंने आपको बताया था कि ऑब्सेशन का मतलब होता है थॉट्स और कंपल्सन का मतलब होता है एक्टिविटी। तो अब जो थॉट्स आ गए, परसिस्टेंट रिकरेंट थॉट्स आ रहे हैं उसको, तो ऐसे ही कंपल्सन में क्या आएंगे, रिपीटेटिव स्टीरियोटाइप के क्या करेगा, वो एक्टिविटी करेगा। स्टीरियोटाइप की मतलब अस्त व्यस्त एक्टिविटी करेगा। जैसे ही उसको इरेशनल जो थॉट्स आएंगे, या फिर रिपीटेटिव सेंसलेस थॉट्स आएंगे तो सेंसलेस एक्टिविटी, इरेशनल एक्टिविटी करेगा, और वो स्टीरियोटाइप एक्ट्स क्या कहलाएंगे, कंपल्सन कहलाएगा। और इरेशनल एक्टिविटी जैसे हैंड वॉशिंग है, पर्सन अगर जिसको ओसीडी है पेशेंट को, तो वो क्या करेगा कि बार बार जाके हाथ धोएगा, उसको लगेगा कि मेरे हाथ गंदे हैं, तो फिर जाएगा, आके बैठा, फिर जाएगा, फिर हाथ धो के आएगा, फिर बैठा, फिर जाके हाथ धो के आएगा थोड़ी देर में। तो स्टीरियोटाइप की हो गई एक तरह से, ठीक है। या फिर चेकिंग मतलब आप जैसे कि एक अपने मोस्टली यूथ में पाया जाता है कि जो मोबाइल है, आपको पता है कि मोबाइल फोन्स आप बार बार चेक करते हो, निकालते हो, चेक करते हो, तो वो आप जैसे चेकिंग है। या फिर घर में रेगुलेटर को जो वाइफ होती है या फिर जो लेडीज होती है वो घर में जाके बार बार रेगुलेटर को चेक करती है रसोई में, तो ऐसे चेकिंग हुई, काउंटिंग हुई, कोई काउंटिंग कर रहा है, बार बार गिन रहा है, तो ये सभी क्या होंगे, कंपल्सन होंगे, एक्ट होंगे कंपल्सन। उसके बाद इक्वली अमंग मैन एंड वुमेन, मैंने बताया था कि आप ये इक्वली मैन और वुमेन को इक्वली इफेक्ट करेगा। ओसीडी में बिगिन इन चाइल्डहुड बट मोर ऑफन इन एडल्ट। ये होता है कि जो बिगिन चाइल्डहुड में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये चाइल्डहुड में स्टार्ट, लेकिन मोर ऑफन, लेकिन उससे ज़्यादा कि एडल्ट एज में ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट कॉमन एंजाइटिक डिसऑर्डर यूजुअली कोर्स इन क्रोनिक। ये मोस्ट कॉमन एंजाइटिक डिसऑर्डर होता है और मोस्टली इसका जो कोर्स होता है वो क्रोनिक होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ऑब्सेशन यानी होता है थॉट्स एंड कंपल्सन्स यानी होता है एक्टिविटी,
तो अनवेलकम और अनवांटेड आइडिया होते हैं वो क्या किस में कन्वर्ट होते हैं, वो अनवेलकम और अनवांटेड जो आइडिया होते हैं उनके अनुसार ही वो एक्टिविटी करता है। तो डेफिनेशन में भी यही बताया कि जो अनवेलकम और अनवांटेड या सेंसलेस पर्पसलेस जो आइडियाज होते हैं या थॉट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, एक्टिविटी में। या फिर दूसरी डेफिनेशन में बताया गया है कि जो अनवेलकम आइडियाज होते हैं वो अगेन एंड अगेन स्टीरियोटाइप मैनियर में आते हैं। अनवेलकम या अनवांटेड आइडियाज, थॉट्स या सेंसलेस पर्पसलेस जो थॉट्स हैं वो अगेन एंड अगेन स्टीरियोटाइप मैनर में आते हैं, स्टीरियोटाइप मैनर में अस्त व्यस्त आते हैं और फिर वो क्या करते हैं कि उस एक्टिविटी में चेंज होते हैं। और आज पर्सन क्या करता है कि वो पर्सन होता है वो उसको उनको रिमूव करना चाहता है, जो एंजाइटी उसको हुई है वो एंजाइटी को रिमूव करना चाहता है, लेकिन उससे वो कंट्रोल नहीं होती और वो उस चीज़ में सक्सेस नहीं पाता है। तो देखो कि ओसीडी या न्यूरोटिक डिसऑर्डर, ओसीडी न्यूरोटिक डिसऑर्डर होता है एंड अनवांटेड अनवेलकम रिपीटेड थॉट्स। मैंने बताया था आपको रिपीटेड थॉट्स आते हैं, सेंसलेस पर्पसलेस थॉट्स आते हैं, तो अनवांटेड और अनवेलकम रिपीटेड थॉट्स आ रहे हैं जो कन्वर्ट हो रहे हैं इन एक्टिविटी एंड दैट इज नोन एन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है ना, मैंने बताया रिपीटेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको, अब वो रिपीटेटिव थॉट्स होते हैं वही क्या करते हैं, कन्वर्ट हो जाता है एक्टिविटी में, यानी जो ऑब्सेशन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कंपल्सन में। ठीक है, और वही कंपल्सन ही यही चीज कहलाती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अगर अब अपन दूसरी भाषा में इसको ऐसे बोल सकते हैं, यही दूसरे टाइप से हम इसको अदर लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन अनवेलकम आइडियाज और थॉट्स कम ऑन हिज माइंड अगेन एंड अगेन। मैंने बताया था कि अनवेलकम आइडिया रिपीटेड मैनर में उसको अगेन एंड अगेन आ रहे हैं, रिपीटेड हो रहे हैं, वही थॉट्स वही बार बार आ रहे हैं, अगेन एंड अगेन रिपीटेड थॉट्स, अनवेलकम थॉट्स आ रहे हैं। तो स्टीरियोटाइप मैनर में बताया था आपको अभी कि स्टीरियोटाइप मैनर में आएंगे, और वो स्टीरियोटाइप मैनर में आएंगे तो वो क्या करेगा पर्सन, उसकी वजह से रिपीटेड मैनर में स्टीरियोटाइप मैनर में उसको थॉट्स आ रहे हैं तो उसके अनुसार एक्टिविटी करेगा, उसको एंजाइटी होगी। अब वो उसको एक्टिविटी को उसको रिमूव करना चाहेगा, लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं पा सकता। दीज आइडिया पर्सन वांट टू रिमूव दीज आइडिया बट ही कैन नॉट गेट सक्सेस। पर्सन उसको रिमूव करना चाहेगा लेकिन वो उसमें सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके टाइप्स। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओसीडी। ठीक है, तो टाइप ओसीडी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और वो कैसे कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ओसीडी दो प्रकार के होते हैं। मोस्टली जो ओसीडी होती है दो प्रकार की होती है। दो प्रकार के जो टाइप्स होते हैं प्योर ऑब्सेशन एंड प्योर कंपल्सन। अब प्योर ऑब्सेशन और प्योर कंपल्सन भी अलग अलग फर्दर डिवाइड किए गए हैं, आगे भी डिवाइड किए गए हैं। तो प्योर ऑब्सेशन क्या था, अपन ने देखा था ऑब्सेशन थे थॉट्स, तो डिस्टर्बेंस ऑफ थॉट्स। अब इसमें भी कौन कौन से हैं, इसमें भी है ऑब्सेशन ऑफ रिलीजियस है, ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन है, ऑब्सेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर है एंड ऑब्सेशन ऑफ रिलीजियस है। ठीक है, ये इसके मोस्टली टाइप्स होते हैं कि ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन, सिमेट्री, रिलीजियस एंड सेक्सुअल बिहेवियर। इसमें होता क्या है, होता कि ये है कि जो ऑब्सेशन ऑफ जो अपना होता है, ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन होता है, इसमें जो पेशेंट होता है, पेशेंट को क्या लगता है कि उसके हाथ हैं वो कंटामिनेटेड हो रहे हैं, किसी चीज़ से गंदे हो रहे हैं, कंटामिनेटेड हो रहे हैं, सॉइल से या फिर किसी और चीज़ से कंटामिनेशन हो गए, वो उनको बार बार जाके धो के आएगा, उसको लगेगा कि मेरे हाथ गंदे, उसको थॉट्स आएंगे बार बार कि मेरे हाथ गंदे हैं, मेरा हाथ किसी चीज़ से कंटामिनेटेड है। तो ये हुआ ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन, यानी उसको थॉट्स में उसको बार बार थॉट्स आएंगे कि मेरे हाथ गंदे हैं। उसके बाद है ऑब्सेशन ऑफ सिमेट्री। ऑब्सेशन ऑफ सिमेट्री ये सेकंड मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है, सेकंड मोस्ट कॉमन ऑब्सेशन थॉट्स है, जिसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो ये आपने अपन भी नॉर्मल देख लो, आप लोग भी नॉर्मल लाइफ में जो होता है कि कोई भी चीज़ें होती है उनको एक फिक्स जगह पर या स्पेसिफिक जगह पर उनको रखते हैं, तो एक सिमेट्री में उनको जमाते हैं, यानी जो कोई चीज़ जहाँ रखी है उसको वहीं रखते हैं, ऐसे नहीं उल्टा सीधा पर रख दिया। तो ये मोस्ट कॉमन, उसको कहीं जैसे है उसको उसी सिमेट्री में रखना, सारी चीज़ को एक सिमेट्री में जमाना, उसी जैसे वो पहले रखी थी वैसे की वैसे उसको जाके रख देना, वो कहलाता है ऑब्सेशन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, उसके बाद ऑब्सेशन ऑफ रिलीजियस। ऑब्सेशन ऑफ रिलीजियस में क्या होता है कि धार्मिक, एक तरह से धार्मिक,
लेकिन जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाता है, वो सुबह सुबह पूजा करेगा, फिर उसको लगेगा यार मैंने पूजा नहीं करी है, फिर वो थोड़ी देर बाद फिर पूजा करने लग जाएगा, फिर वो कहीं से घूम के आया, फिर थोड़ी देर बाद फिर पूजा करने लग गया, फिर अगरबत्ती लगा दी उसने। तो मतलब ऑब्सेशन ऑफ रिलीजियस का मतलब यही है कि उसको बार बार ऐसे रिलीजियस संबंधित उसको थॉट्स आएंगे, उसको रिलीजियस से संबंधित थॉट्स आएंगे, ठीक है, रिलीजियस रिलेटेड थॉट्स आएंगे कि मैंने अगरबत्ती नहीं की है, मैंने पूजा नहीं की है। वो दोपहर को भी अगरबत्ती पूजा करेगा, रात को भी करेगा, दिन में भी करने लग जाएगा, दोपहर को यहाँ तक कि शाम को करने लग जाएगा। मतलब इसको थॉट्स आते रहेंगे, ठीक है, और थॉट्स आएंगे तो फिर वो एक्टिविटी करेगा, इरेशनल एक्टिविटी, सेंसलेस एक्टिविटी करेगा। उसके बाद सेक्सुअल बिहेवियर। सेक्सुअल बिहेवियर में क्या होता है कि जो वो पेशेंट होता है, पेशेंट को क्या होता है कि उसको बहुत ज़्यादा ये एक तरह से इसको अपन बोल सकते हैं कि हाइपर सेक्सुअलिटी भी बोल सकते हैं, हाइपर सेक्सुअलिटी बोल सकते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा इच्छा होगी सेक्स करने की, ठीक है, या फिर उसको हाइपर सेक्सुअलिटी नहीं बोलते हैं। तो अपन इसको हाइपर सेक्सुअलिटी के अलावा उसमें क्या होता है कि उसको बहुत ज़्यादा वो होती है, सेक्स की इच्छा होती है, अर्ज होती है, और या फिर उसको सेक्स फैंटेसी ऑफ सेक्स। फैंटेसी ऑफ सेक्स का मतलब होता है कि वो दूसरा जो और कोई पर्सन्स है जिसके साथ वो संबंध नहीं बना सकता है, उसके बारे में डे ड्रीमिंग करेगा, यानी उसके बारे में सोचता रहेगा, उसको सोच सोच के उसकी सेक्स की इच्छा तीव्र होती जाएगी, यहाँ तक कि वो और भी कोई ऐसे चित्र वगैरह कुछ भी देख के उसकी सेक्स फैंटेसी बढ़ जाएगी, यानी उसकी इच्छा बढ़ जाएगी, अर्ज ज़्यादा होने लग जाएगी, ठीक है, अब अर्ज ज़्यादा हो जाएगी। या फिर ये सेक्स एडिक्शन भी बोल सकते हैं, इसको ऑब्सेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर सेक्स एडिक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसको अलग अलग थॉट्स आएंगे बार बार, वो किसी और पर्सन के बारे में, किसी और पर्सन फीमेल या मेल के बारे में, मेल फीमेल के बारे में सोचेगी, दूसरे के बारे में सोच के उसकी सेक्सुअल एक डिजायर होगी, इच्छा होगी सेक्सुअल, तो उससे बोलते हैं फैंटेसी, सेक्सुअल फैंटेसी, ठीक है। उसकी डिजायर जो किसी को दूसरे के बारे में सोच के और उसकी जो सेक्सुअल इच्छा है, सेक्सुअल डिजायर है, उसका बढ़ जाना होती है फैंटेसी। तो इसमें भी उसको डे ड्रीमिंग, जैसे उसके बारे में विचार आएंगे तो वो कुछ थॉट्स वो कुछ एक्टिविटी करेगा सेक्स रिलेटेड, तो वो इसमें भी अपन को प्योर ऑब्सेशन, ये होगा ऑब्सेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। ये क्या उसकी जो हेल्थ है, उसकी हेल्थ या नॉर्मल लाइफ के लिए भी ये हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद प्योर कंपल्सन, पहला हो गया था प्योर ऑब्सेशन। प्योर ऑब्सेशन में जिसमें क्या हो रहा था, डिस्टर्बेंस ऑफ थॉट्स हो रहे थे, थॉट्स और थिंकिंग का डिस्टर्बेंस हो रहा था, थॉट्स थिंकिंग का डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो ये कितने प्रकार, दो प्रकार का बताया था मैंने, टाइप्स ऑफ ओसीडी, ठीक है। सबसे पहले टाइप प्योर ऑब्सेशन है, प्योर कंपल्सन। अब प्योर ऑब्सेशन है, इसको अगेन डिवाइड किया गया है ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन, जिसमें उसको पेशेंट को लगेगा कि मेरे हाथ कंटामिनेटेड है, बार बार उसको थॉट्स आएंगे मेरे हाथ कंटामिनेटेड है, मेरे हाथ गंदे हैं, किसी चीज़ के सॉइल से या किसी और चीज़ से गंदे हो गए हैं। ऑब्सेशन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री में ये होगा कोई भी चीज़ है, उसकी अगर किसी ने कोई चीज़ उठा के दूसरी जगह रख दी तो वो उसको उठा के जाके वहीं रखेगा, उसको बार बार थॉट्स आएगा ये जगह यहाँ रखी थी, ये चीज़ यहाँ रखी थी, ये चीज़ यहाँ रखी थी, तो उनको एक सिमेट्री वे में वो उनको व्यवस्थित करेगा, ठीक है। तो ऑब्सेशन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद ऑब्सेशन ऑफ रिलीजियस में मैंने आपको बताया अभी कि जो पेशेंट होगा वो बार बार ऐसा लगेगा कि मैंने आज पूजा नहीं की है, यार मतलब धार्मिक प्रवृत्ति में बहुत ज़्यादा लिप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्सेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, इसको हाइपर सेक्सुअलिटी भी बोल सकते हैं, सेक्सुअल एडिक्शन भी बोल सकते हैं। दूसरा है उसके सेक्सुअल प्रीऑक्यूपेशन, सेक्सुअल फैंटेसी। सेक्सुअल प्रीऑक्यूपेशन सेक्सुअल फैंटेसी होता है कि वो किसी दूसरे के बारे में विचार करके थॉट्स आएंगे, उसके बारे में किसी दूसरे पर्सन के बारे में थॉट्स आएंगे और थॉट्स आके वो फिर एक्टिविटी करेगा, सेक्सुअल एक्टिविटी करेगा, तो वो कहलाएगी ऑब्सेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद प्योर कंपल्सन आता है। अब प्योर कंपल्सन, ऑब्सेशन हुआ थॉट्स की डिस्टर्बेंस हुआ, क्यों कंपल्सन में क्या होगा, वो एक्टिविटी करेगा। अब वो एंजाइटी हुई, थॉट्स आया था एंजाइटी हुई, उस एंजाइटी को रिलीव करने के लिए वो क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो देखो रिपीटेटिव एक्टिविटी टू रिलीव एंजाइटी बाय डिस्टर्बेंस ऑफ मोटर एक्टिविटी, यानी उसकी जब थॉट्स आएंगे तो उसकी मोटर एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी, और डिस्टर्ब होगी उससे एंजाइटी होगी, और एंजाइटी होगी तो वो उसको एंजाइटी को रिलीव करने के लिए वो रिपीटेटिव जैसे उसको थॉट्स आएंगे वैसे ही वो एक्टिविटी करेगा। अब इसको भी प्योर कंपल्सन को भी अगेन डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगेन डिवाइड किया गया वासर, चेकर एंड काउंटर एंड अदर भी है, अदर मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। तो सेकंड है वासर है,
चेकर है एंड काउंटर है। वाशर में क्या होता है कि वो बार बार वाशर में वो बार बार अपने हाथ वॉश करने जाएगा, या फिर वो फर्श टाइल जो भी है फ्लोर है या फिर अपने कपड़े ये सब बार बार वॉश करेगा। उसको लगेगा ये गंदे हो गए, मेरे हाथ गंदे, वो बार बार उन्हें वॉश करेगा, हाथ को वॉश करेगा। किसी ने अगर उसकी फर्श पे एक बार चल गया, उसने भी साफ किया, थोड़ी देर बाद फिर साफ करेगा वो उसको, तो बार बार वो ऐसे करेगा, हाथ धोएगा, कभी कपड़े धोने लग जाएगा, तो कभी फ्लोर या फिर गार्डन भी साफ करने लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया वाशर। उसके बाद चेकर में ये होगा कि जो पेशेंट है ओसीडी का, वो बार बार क्या चेक करेगा, बार बार चीज़ों को चेक करेगा कि फैन मैंने बंद किया कि नहीं, कमरे से बाहर गया तो अगर रूम से बाहर गया तो उसने रूम का गेट लगाया नहीं लगाया, लॉक लगाया नहीं लगाया, फैन बंद किया है या नहीं किया है, तो बार बार उसे थॉट्स आएंगे, तो फिर बंद कर जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे थॉट्स आएगा, मैंने पंखा बंद किया या नहीं किया, गेट लगाया या नहीं लगाया। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है काउंटर में यह है रिपीटेटिव काउंट द नंबर। वो रिपीटेटिव जो नंबर्स है वो काउंट करता रहेगा, वो नंबर काउंट नहीं करेगा। जैसे उसके पास पैसे हैं तो उसको निकालेगा, फिर काउंट करेगा, फिर उनको देखेगा यार मैंने पैसे तो काउंट करके रखे, फिर वापस से काउंट करेगा। तो ये होता है वाशर, चेकर एंड काउंटर। ठीक है, तो अब आप देखो ओसीडी दो टाइप्स होते हैं, प्योर ऑब्सेशन एंड प्योर कंपल्सन। प्योर ऑब्सेशन अगेन डिवाइड किए गए 4 टाइप में, 5 टाइप में, और 5 टाइप कौन कौन से हैं? ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन, सिमेट्री, रिलीजियस एंड सेक्सुअल बिहेवियर। सॉरी 4 टाइप है। ठीक है, कंटामिनेशन, सिमेट्री, रिलीजियस एंड सेक्सुअल बिहेवियर। नेक्स्ट है प्योर कंपल्सन। प्योर कंपल्सन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में, वाशर, चेकर एंड काउंटर। ठीक है, अदर जो टाइप्स होते हैं ओसीडी के वो हैं क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया में क्या होता है कि उसको अर्ज टू स्टील, उसको चोरी करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। ठीक है, उसके बाद पायरोमेनिया में होता है कि अर्ज टू मेक फायर। जैसे कि कोई है पेशेंट है ओसीडी का, उसको बार बार आग लगाने की इच्छा होगी, आग लगाने की इच्छा के बाद जैसे किसी पर माचिस है तो बार बार तीली जलाएगा, फिर बुझा देगा, फिर तीली जलाएगा, फिर उसको बुझा देगा, फिर तीली जलाएगा, फिर बुझा देगा। ठीक है, उसके बाद टैक्टोलोमेनिया में क्या होगा? पुलिंग द हेयर, ऐसे बालों को खींचने लग जाएगा, खुद के बालों को खींचने लग जाएगा, बार बार अपने बालों को खींचेगा, ऐसे उनमें बढ़ देगा। आपने देखा होगा मोस्टली फीमेल्स होती हैं ऐसे बैठी बैठी बालों में बल देती हैं, बालों को पुलिंग करती रहती हैं, हेयर को खींचते रहते हैं, वो कहलाता है ट्रैक्टोलोमेनिया। उसके बाद ट्राइकोफेजिया में क्या होता है कि वो पुलिंग करेंगे, बालों को खींचेंगे, उनको खींचने के बाद उनको ईटिंग करने लग जाएंगे, उनको बाइट करने लग जाएंगे, वो कहलाएगा अपना ट्रैक्टोफेजिया। तो नेक्स्ट है इसके कॉज, ओसीडी के कॉज, ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर के कॉज कौन कौन से हैं? कॉज है सबसे पहले जेनेटिक कॉज है, उसके बाद बायोकेमिकल कॉज है, बिहेवियर थेरेपी है, ठीक है, या फिर ऑब्सेशनल पर्सनालिटी है उसकी, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाईली एम्बिशियस यानी स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ रिच। तो सबसे पहले अपन देखो जेनेटिक, अगर जेनेटिक है किसी में ओसीडी तो जेनेटिक्स कैसे होगी? जेनेटिक्स होगी अगर किसी की फैमिली में ओसीडी है तो उसमें भी हो सकता है, चांसेस हैं कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी ओसीडी हो। ठीक है ना? तो ऐसे ही मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस होते हैं, आपको पता है एक मोनोजाइगोटिक होते हैं, एक डाइजाइगोटिक होता है। मोनोजाइगोटिक यानी एक जाइगोट से जो ट्विंस पैदा होते हैं, और डाइजाइगोटिक तो जो 2 जाइगोट से पैदा होते हैं। ठीक है, तो जो मोनोजाइगोट ट्विंस होते हैं उनमें ओसीडी ज़्यादा होने की संभावना होती है, उनमें ओसीडी पाए जाने की संभावना ज़्यादा पाई जाती है बजाय कि जाइगोटिक ट्विंस के। ठीक है, तो उसके बाद बायोकेमिकल में है कि जो सेरोटोनिन का लेवल है, सेरोटोनिन का लेवल क्या हो जाता है? इम्बैलेंस हो जाता है पेशेंट में। सेरोटोनिन का जो साइकोमोटर जो होते हैं वो क्या डिसेबल हो जाते हैं या फिर इम्बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, अब इम्बैलेंस हो जाएंगे तो क्या होगा? जो ओसीडी होने के चांसेस हो जाएंगे। फिर इम्बैलेंस में भी क्या होगा? सेरोटोनिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बिहेवियर थेरेपी में वो एंजाइटी को रिलीव करना चाहेगा, तो एंजाइटी को रिलीव करना चाहेगा तो उसके लिए कंपल्सिव एक्ट करेगा। कंपल्सिव एक्ट मतलब वही प्रोबेलेंस एक्ट। उसके बाद साइकोएनालिटिक थ्योरी, उसमें कि जो पर्सन होता है उस पर्सन की क्या वो जो अर्लियर स्टेज में जो अर्लियर स्टेज होती है उसकी, यानी वो बच्चा होता है तभी उसकी जो सुपर ईगो होता है उस सुपर ईगो को रिग्रेस कर दिया जाता है, उसके सुपर ईगो को दबा दिया जाता है। और जब उस सुपर ईगो को दबा दिया जाता है तो बाद में जब वो एडल्ट होता है तो तब उसके जो उसके प्रति एक स्पेशल क्या बना लेता है? रिएक्शन, जो डिफेंस मैकेनिज्म फॉर्मेशन बना लेता है, जैसे अनडूइंग, डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन फॉर्मेशन
डेवलप कर लेता है, ठीक है। तो देखो एक एक, सबसे पहले है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में क्या होगा, जेनेटिक फैक्टर में अपने आता है कि इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस मोर देन डाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। तो ये जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में जाइगोटिक जो ट्विंस है उनकी तुलना में मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ज़्यादा पाया जाएगा अपना ओसीडी, ठीक है। क्या ओसीडी, ये डाइजाइगोट की तुलना में मोनोजाइगोट में ज़्यादा पाया जाएगा। उसके बाद जो प्रीवियस फैमिली हिस्ट्री है, यानी जो अगर किसी के पूर्वजों में है या जब पहले किसी के उसमें है, किसी के माता पिता को है या उसके किसी के ग्रैंडफादर मदर को है, तो उसके उनमें बच्चों में भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बायोकेमिकल फैक्टर्स। बायोकेमिकल फैक्टर्स कौन कौन से, बायोकेमिकल फैक्टर्स जैसे एब्नॉर्मल सेरोटोनिन लेवल, इसमें क्या होगा कि जो सेरोटोनिन लेवल का एब्नॉर्मल हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा सेरोटोनिन का लेवल, और जब सेरोटोनिन का लेवल डिक्रीज होगा तो उसको ओसीडी होगी, ठीक है। ओसीडी होगी तो ये हो गया बायोकेमिकल फैक्टर, पहला जेनेटिक फैक्टर, सेकंड है बायोकेमिकल फैक्टर, थर्ड है बिहेवियर थ्योरी। बिहेवियर थ्योरी में क्या होगा, पर्सन इनिशियली टेक्स कंपल्सिव एक्ट फॉर रिलीव एंजाइटी। इनिशियली कंपल्सिव एक्ट करेगा, वो इनिशियली कंपल्सिव एक्ट करेगा फॉर रिलीविंग एंजाइटी। क्या जो उसकी एंजाइटी हो रही थी, उसको थॉट्स आ रहे थे बार बार, उसकी वजह से उसको जो एंजाइटी हो रही थी उसके वो क्या करेगा, कंपल्सिव एक्ट करेगा। कंपल्सिव एक्ट करेगा वो उसको करने के लिए, तो ये जो होती है, ये जो टेक्निक्स होती है बिहेवियर थेरेपी, जो बिहेवियर थ्योरी होती है, इसमें ये क्या मोस्ट यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पर्पज, ये पर्पज के रूप से मोस्ट यूजफुल होती है। यानी ये इसका कॉज है कि वो जिसको उसको एंजाइटी हो रही, बार बार थॉट्स आ रहे हैं, उस थॉट्स की वजह से वो एंजाइटी हो रही थी, उस एंजाइटी को कम करने के लिए वो क्या कंपल्सिव एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये अपनी बिहेवियर थ्योरी बोल रही है। उसके बाद साइको एनालिटिक थ्योरी क्या बोलती है, आपको पता है, आप पढ़ चुके हो कि साइको एनालिटिक थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी, सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, ठीक है। और सिगमंड फ्रॉइड जी ने क्या कहा है कि इन्होंने कहा है कि रिग्रेस द सुपर ईगो इन अर्लियर स्टेज। जो बच्चा होता है तभी उसकी सुपर ईगो को क्या किया जाता है, रिग्रेस्ट कर दिया जाता है, उसकी सुपर ईगो को दबा दिया जाता है। तो चेंज इन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, वो बाद में क्या स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म में चेंज हो जाती है, जैसे अनडूइंग है, डिस्प्लेसमेंट है और रिएक्शन फॉर्मेशन है, इनमें वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसके बाद कुछ और हैं, जैसे कि ऑब्सेशन पर्सनैलिटी है, ऑब्सेशन पर्सनैलिटी भी पर्सन की वो भी कॉज करती है ओसीडी। या फिर हाईली एम्बिशियस है, हाईली एम्बिशियस होती है कि स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ रिच एंड पावरफुल, स्ट्रॉन्ग डिजायर रिच टू पावरफुल। अगर किसी पर्सन की स्ट्रॉन्ग डिजायर है पावरफुल है, रिच बनने की, तो उसको बार बार थॉट्स आएंगे, अलग अलग तरह के विचार आएंगे, बार बार इरेशनल थॉट्स कि मैं कैसे रिच हूँ, कैसे पावरफुल इंसान बनूँ, तो वो होगी, उसके कारण भी ओसीडी हो सकता है। तो पहला जेनेटिक, सेकंड है बायोकेमिकल फैक्टर, थर्ड है बिहेवियर थ्योरी, सेकंड है साइको एनालिटिक थ्योरी, फोर्थ है ओबिशियस पर्सनैलिटी, उसके बाद हाईली एम्बिशियस, ठीक है। तो नेक्स्ट है ओसीडी के साइन सिम्टम्स, ठीक है। तो साइन सिम्टम्स, ओसीडी के साइन सिम्टम्स कौन कौन से होंगे, सबसे पहले ऑब्सेशन थॉट्स आएंगे, उसको ऑब्सेशन रिचुअल्स होगा, ऑब्सेशन रूमिनेशंस होगा, ऑब्सेशनल इमेज होंगी, ऑब्सेशनल डाउट्स आ जाएंगे। तो ये होते क्या है, देखो ऑब्सेशनल थॉट्स में क्या होगा, उसको थॉट्स आएंगे, आइडियाज आएंगे, सेंसलेस पर्पसलेस, और वो आएंगे तो वो क्या होंगे, सेंसलेस पर्पसलेस आइडियाज आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, तो ये तो है नहीं वो प्लेजर देंगे पेशेंट को, वो अनप्लीजेंट ही होंगे, और जब वो अनप्लीजेंट होंगे तो पेशेंट्स को क्या हो सकता है, शॉक हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद है ऑब्सेशन रिचुअल्स। ऑब्सेशन रिचुअल्स में क्या होगा कि इसमें दोनों बहुत मेंटल एक्टिविटी इन्वॉल्व होंगी, जैसे कि इसमें जो कि रिपीटेडली काउंटिंग करेगा, वो पैसों को बार बार गिनेगा, या फिर गिनतियाँ हैं वो गिन लेगा, फिर वो भूल जाएगा, फिर दोबारा से गिनने लग जाएगा। तो ऐसे रिपीटेडली वो सेंसलेस तरीके से गिनता रहता है, बार बार काउंटिंग करता रहता है, या फिर अपने हाथ वॉश करता रहता है बार बार ठीक है। उसके बाद रूमिनेशनल ऑब्सेसिव रूमिनेशनल में क्या होता है कि जो पर्सन्स होता है वो बार बार वो पर डे, ऑब्सेशनल रूमिनेशनल में कि वो जो अपनी डेली एक्टिविटी है या पूरे दिन की जो एक्टिविटी है उसके बारे में सोचता रहता है, उसके बारे में अलग अलग विचार आते हैं, फिर उसके बारे में वो सोचता है कि मैंने जो काम किया है वो सही है या गलत है, सही है या गलत है, ऐसे थॉट्स आते रहते हैं उसके दिमाग में, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, यानी उसके लाभ और नुकसान वो आते रहते हैं। उसके बाद ऑब्सेशनल इमेज है। ऑब्सेशनल इमेज में क्या होता है कि ऑब्सेशनल इमेज में ये होता है कि उसको चलचित्र अलग अलग अजीब मतलब
अलग अलग तरह की जो इरेशनल या सेंसलेस इमेज दिखाई देंगे, या इमेज के बारे में उसके विचार चलते रहेंगे, इमेज आती रहेंगी उसके दिमाग में, ठीक है, उसके माइंड में। उसके बाद है ऑब्सेशनल डाउट्स, उसको ऑब्सेशनल डाउट्स होगा, थॉट्स विचार आएंगे, जैसे डाउट्स होगा कि मैंने रूम से बाहर गया, मैंने रूम का गेट लगाया या नहीं लगाया, मैंने दरवाज़ा बंद किया नहीं किया, पंखा बंद किया या नहीं किया, वो जो रेगुलेटर है वो गैस का रेगुलेटर बंद किया या नहीं किया। तो ऐसे उसको बार बार जो डाउट्स होते रहेंगे, ठीक है। उसके कुछ और भी हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो देखो हमें पहले साइन सिम्टम्स, फर्स्ट है इसका ऑब्सेशनल थॉट्स। ऑब्सेशनल थॉट्स वर्ड आइडिया थॉट्स एंड बिलीव इन पेशेंट इन माइंड। इन कुछ वर्ड्स कुछ आइडिया, ऑब्सेशनल थॉट्स में कुछ आइडिया होंगे या थॉट्स होंगे, वो क्या पेशेंट के माइंड में आएंगे। अब वो पेशेंट के माइंड में आएंगे तो यूजुअली कैसे होते हैं, अनप्लीजेंट होते हैं एंड शॉकिंग टू द पेशेंट मे बी एब्सेंस। और वो क्या मे बी पेशेंट को शॉक कर सकते हैं, उसको दर्द देंगे, शॉकिंग शॉकिंग होंगे पेशेंट के लिए। अब शॉकिंग होंगे तो वो ऑब्सेशनल हुआ ना, उसके लिए ओसीडी हो सकती है, ठीक है। तो ये होगा पहला साइन सिम्टम। सेकंड है ऑब्सेशनल रिचुअल्स। ऑब्सेशनल रिचुअल्स these may include both mental activity such as counting repeatedly in a special way, certain form of word senseless behavior such as washing। यानी ये बहुत मेंटल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे काउंटिंग रिपीटेडली इन ए स्पेशल वे में वो रिपीटेडली काउंटिंग करता रहेगा, ठीक है। वर्ड सेंसेस बिहेवियर करेगा, जैसे कि वॉशिंग, बार बार हाथ धोएगा, बार बार कपड़े धोने चले जाएगा, या फिर बार बार कुछ और करने लग जाएगा, तो एक ही काम को रिपीटेडली करता रहेगा, तो ठीक है। उसके बाद है ऑब्सेशनल रूमिनेशन। ऑब्सेशनल रूमिनेशन में मैंने आपको अभी बताया कि ऑब्सेशनल रूमिनेशन में होगा कि वो पर्सन है वो अपनी डेली एक्टिविटी या फिर उसने पूरे दिन में क्या क्या काम किए हैं उसके बारे में वो क्या करेगा कि विचार विमर्श करेगा, वो बड़ा लेटा वो उसके बारे में विचार विमर्श करेगा कि ये काम सही किया या गलत नहीं किया, ये गलत है या सही है, लेकिन उसके पास वो पूरी जो डेली एक्टिविटी है वही उसके दिमाग में घूमती रहेगी, ठीक है। पर्सन रूमिनेट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ थॉट्स कंटेंट, ये जो थॉट्स कंटेंट आ रहे हैं उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में सोचेगा, ठीक है। उसके बाद है ऑब्सेशनल इमेज, कि पर्सन को ऑब्सेशनल इमेज आएगी, उसको वॉयलेंट थॉट्स आएंगे, इमेज दिखाई देंगी, ठीक है, ऑब्सेशनल इमेज दिखाई देंगी। उसके बाद ऑब्सेशनल डाउट्स। ऑब्सेशनल डाउट्स हमने अभी आपको बताया कि ऑब्सेशनल डाउट्स होते हैं कि उसको डाउट होगा कि मैंने फैन का स्विच ऑफ किया नहीं किया, डोर लॉक किया या नहीं किया, ठीक है। उसके कुछ अदर साइन सिम्टम्स और आएंगे, जैसे लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड टास्क कंप्लीशन, यानी उसके कंसंट्रेशन में पेशेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, ठीक है। पेशेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और उस जो कंसंट्रेशन कम होगी तो वो अपना टास्क इजीली कंप्लीट नहीं कर पाएगा। उसके बाद इम्पेयर्ड सोशल वर्किंग फंक्शन, वो उसके जो सोशल वर्क और फंक्शन है, जो सोशली जो वर्क कर रहा है उसमें भी इम्पेयर हो जाएगा, वो अच्छी तरह से बिहेव नहीं करेगा सोसाइटी में, ठीक है। तो उसके बाद डिस्टर्ब डेली एक्टिविटी, उसकी डेली एक्टिविटी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। और कुछ अदर है जैसे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन भी हुआ, एंजाइटी भी होगी, ठीक है। तो ये हुए इसके साइन सिम्टम्स। पहला ऑब्सेशन थॉट्स, दूसरा ऑब्सेशन रिचुअल्स, ऑब्सेशन रूमिनेट्स, ऑब्सेशनल इमेज और ऑब्सेसिव डाउट्स, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, टास्क कंप्लीशन, सोशल वर्क इम्पेयरमेंट, डिस्टर्बेंस डेली एक्टिविटी, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो नेक्स्ट है मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं ओसीडी का मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में क्या की जो फार्मेको, इसमें अलग अलग प्रकार की थेरेपी दी जाती है, जैसे फार्मेकोथेरेपी है, साइकोथेरेपी है, या और भी अदर थेरेपी, ईआरटी हुई, ईडीसी और अपने जो ईसीटी हुई, या फिर सीईटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ईआरपी बोले तो एक्सपोजर टू रेस्पॉन्स, ठीक है। तो ये सारी थेरेपी दी जाती है। तो देखते हैं फार्मेकोथेरेपी। सबसे पहले फार्मेकोथेरेपी में क्या दिया जाता है, फार्मेकोथेरेपी में अगर पर्सन को, आपको पता है पर्सन को एंजाइटी हो रही है तो उसको एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी देंगे, उसको एंटी डिप्रेशन हो सकता है, भाई एंजाइटी हुई तो सीवियर टाइप की एंजाइटी होगी तो उसको डिप्रेशन में जा सकता है पेशेंट, तो उसको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी देंगे। तो एंटी डिप्रेसेंट देंगे फार्मेकोथेरेपी। सबसे पहले फार्मेकोथेरेपी में अपन देते हैं एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, ठीक है। अब एंटी डिप्रेसेंट में भी जो साइकेट्रिक है वो क्या क्या देते हैं, जैसे फ्लूओक्सामाइन एंड सर्टालाइन, ठीक है, ये देते हैं मोस्टली। उसके बाद एंटी एंजाइटिक पर्सन को एंजाइटी होगी, पेशेंट को एंजाइटी होगी तो उसको अपन क्या एंटी एंजाइटिक दे सकते हैं, बेंजोडायजेपिन जैसे कि जो सेडेटिव ड्रग्स होती हैं वो, ठीक है। उसके बाद जो बिहेवियर थेरेपी आती है,
पहली फार्माकोथेरेपी एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी एंजाइटी। अब आती है अपनी बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी में अपन उसके क्या ईआरपी एक थेरेपी होती है, बोला जाता है इसको एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन। यानी जो एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन ये है कि उसको जो चीजें वो जो बढ़ा रही है ना, उसके जो ओसीडी को बढ़ा रही है, उन चीजों को अपन उन चीजों से एक्सपोज होने से उसको अपन बचाएंगे पेशेंट को, ठीक है, उन चीजों से या उन थॉट्स से एक्सपोज होने से बचाएंगे। तो एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन ईआरपी, थॉट स्टॉपेज, उसके थॉट्स को स्टॉप कर देंगे अपन, जो पेशेंट है उसके थॉट्स को स्टॉप कर देंगे। उसके बाद रिलैक्सेशन टेक्निक्स। रिलैक्सेशन टेक्निक्स में क्या होता है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे कि बोला जाता है कि आप कोई पेशेंट है ओसीडी का, तो उसको रिलैक्सेशन के लिए बोला जाता है, जैसे ब्रीथिंग टेक्निक्स है, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, ठीक है, तो उसको रिलैक्स करवाया जाता है। और रिलैक्स होगा तो उसकी एंजाइटी रिलीव होगी, थॉट्स कम आ जाएंगे, और थॉट्स कम आएंगे तो कंपल्सरी नहीं करेगा, ठीक है, तो ये भी आ सकता है। डिसेंसिलाइजेशन में वो ये कि उसको रिलैक्स किया जा सकता है। रिलैक्स करने के बाद उसके जो थॉट्स आ रहे थे उनको कम किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ईसीटी में क्या सीईटी होती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। उसको बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है, ठीक है। उसके बाद कुछ अदर थेरेपी हैं। अदर थेरेपी बोले कुछ सपोर्टिव साइकोथेरेपी, उसको मोटिवेट किया जाता है पर्सन्स को, ठीक है, और ग्रुप थेरेपी दी जाती है सपोर्टिव थेरेपी में। उसके बाद ईसीटी में क्या किया जाता है कि ईसीटी जब यूज होता है, ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, चॉइस ऑफ थेरेपी नहीं है, मोस्ट चॉइस थेरेपी नहीं है इसकी, लेकिन इसको ईसीटी को जब अपन अगर ओसीडी के साथ पेशेंट को डिप्रेशन हो रहा है तो अपन ओसीडी को सीईटी को यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, फार्माकोथेरेपी देंगे। फार्माकोथेरेपी के बाद बिहेवियर थेरेपी में ईआरपी एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन, थॉट स्टॉपेज, रिलैक्सेशन, डिसेंसिलाइजेशन, सीईटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या फिर सपोर्टिव थेरेपी या फिर ईसीटी भी दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।